नमस्कार दोस्तों, मैं आभारी हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर शामिल हो सके। मुद्दा आज गुजरात का मुद्दा है। गुजरात की बात करेंगे और आप जानते हैं कि गुजरात में चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और इस माध्यम से हमें पता चल रहा है कि इस रियासत की खामियां क्या हैं, विफलताएं क्या हैं। वहाँ पर भय का माहौल है, वहाँ पर भूख है, वहाँ पर गैर बराबरी है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है। और कुछ दिन पहले आपको पता भी होगा कि हमने वहाँ पर एक 22 सूत्री एक आरोप पत्र हमने समक्ष रखा था। सरकार की खामियां जो हैं, जो उनकी जो विफलताएं हैं, जो अयोग्यता है, उसको पेश किया था। ये जो है आरोप पत्र, ये एक कोई सियासी हमला नहीं है, बल्कि गुजरात की जो वास्तविकता है, उसकी जो हकीकत है, वो सामने लाता है। तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा। गुजरात में हो क्या रहा है, किस तरह की गुर्बत है, जन विरोधी जो नीतियां हैं। ये सरकार तो गरीबों को मारना चाहती है, गुर्बत को नहीं। और जो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, वो कितना विकृत है, कितना विनाशक है। वहां पर कैसा कुशासन है, बदअलमी है। सबसे पहले मुख्य सवाल यह उठता है कि मोरबी की बात करते हैं तो मोरबी हादसा में अभी तक एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो पेश क्यों नहीं हुई। मैं ये जानना चाहता हूं। आपको ये अच्छी तरह पता है कि कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले, गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी हादसा का सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया था और यह कहा था कि 14 नवंबर को एसआईटी की रिपोर्ट पेश होनी चाहिए। किधर गई वो रिपोर्ट? यह पहला सवाल है। एसआईटी ने रिपोर्ट अभी तक दी क्यों नहीं? एसआईटी है किस लिए? क्या जितने भी सरकारी जो एजेंसी हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, जो जितने भी इदारे हैं, जो संस्थाएं हैं, वो सरकार ने उसको हथियार बना दिया है? या तो कहते हैं विपक्ष के पीछे और पीछे लगा दो, या तो फिर कहती है शांत हो जाओ, कुछ बोलो ही मत। क्या यह सरकार की आदत है? देखिए, मोरबी हादसा में जो हो रहा है वो है अनैतिक पूंजीवाद। यह व्यवस्था है वहां पर कि वहां पर कुछ कारोबारियों के बीच और भाजपा के सियासतदानों के बीच एक सांठगांठ है, एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक कॉम्प्रोमाइज है, जिसकी वजह से मोरबी जैसे जो हादसा होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, वो उसका परिणाम है। ये वहां पर हो रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, कोविड के वक्त 2020 में जब इस मुल्क की हवा अंत्येष्टि की धुएं से भरी थी, जब कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, जब गंगा में लाशें बह रही थीं, गुजरात की हालत तो बहुत खराब थी। उस वक्त एक वेंटिलेटर घोटाला हुआ था, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री के दोस्त को कहा गया था कि वेंटिलेटर बनाओ, लेकिन बाद में पता चला कि वेंटिलेटर है ही नहीं, ये तो सांस लेने के उपकरण हैं। बार बार हाईकोर्ट ने उस वक्त उनकी गैर जिम्मेदारी, उनकी अयोग्यता, उनकी अक्षमता को फटकारा था, आलोचना की थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सरकार ने एक तरह से, जो मरकजी सरकार है, स्वीकार तो किया, पूरी सरकार बदल डाली। एक तरह से ये स्वीकृति थी कि किस तरह से वहां पर घोर मिसमैनेजमेंट हुआ। तो वेंटिलेटर स्कैम ये हमें बताता है कि कैसे कुछ पूंजीपतियों को वहां पर फायदा हो रहा है, कारोबारियों को फायदा हो रहा है, और यही यहां पर हुआ। हम पूछना चाहते हैं, और जवाब अभी तक आया नहीं, कि कैसे जो घड़ियां बनाते हैं वो, इनको इतने बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे दिलाए गए। 2 करोड़ रुपए उन्होंने कहा था कि लगाए हैं, लेकिन अब पता चला है कि 12 लाख रुपए भी नहीं लगाए उस ब्रिज के रिपेयर और मेंटेनेंस में। कहां है वो एसआईटी रिपोर्ट? हम पूछना चाहते हैं। बिहार का जो ये विकृत डेवलपमेंट का मॉडल है, जो विकास की प्रणाली है, गुजरात का जो ये मॉडल है,
ये जो प्रणाली है इसमें बड़ी विषमताएं हैं, बहुत ज़्यादा गैर बराबरी है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, प्रचार तो बहुत हुआ है कि जो कुछ पूंजीपति हैं, जो कुछ कारोबारी हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी, और देना भी चाहिए। अगर हम औद्योगिकरण चाहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं, विकसित भारत चाहते हैं, तो वो ज़रूरी भी है। लेकिन इतनी ज़मीन दी, इतना उनको सब्सिडीज दी, इतने निशुल्क उनको बिजली दी, इतना पानी दिया कि सरकारी तिजोरी में सब कुछ खाली है। और मैं आपको बता दूं कि गुजरात में वहां पर शिक्षा में वो जो जीडीपी का जो हिस्सा है वो सिर्फ 2% है, और जो स्वास्थ्य में, और ये कोरोना के बाद स्वास्थ्य में जीडीपी का, रियासत की जीडीपी का हिस्सा सिर्फ 0.8% है। आप समझिए, वहां पर आप कहते हैं बहुत ज्यादा औद्योगिकरण हुआ, ऐसी बात नहीं है। वहां पर बेरोजगारी व्यापक है, और जो असंगठित क्षेत्र में है वहां पर सबसे ज्यादा हमारा श्रम बल है। मतलब 94% जो श्रम बल गुजरात का है वो असंगठित क्षेत्र में है। और कोरोना के ये नोटबंदी के बाद, कोरोना के बाद, आप जानते हैं इस महामारी के बाद असंगठित क्षेत्र की क्या हालत हुई। तो वहां पर जो मुख्य जो श्रम बल है, जो मजदूर है, उनकी क्या हालत होगी आप अच्छी तरह जानते हैं। यह है बिहार की कहानी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, गुजरात की कहानी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स गुजरात में 40% है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स गुजरात में 40% है। और ये एक नापता है कि शिक्षा में कितने लोग, शिक्षा में कितना आवंटन हो रहा है गुजरात में, और वहां पर सुविधाएं लोगों को कितनी मिल रही हैं, लोगों के पास कितनी पूंजी है। तो 40% वो गरीबी रेखा से नीचे है। इतना ही नहीं, आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि गुजरात में 22 पेपर लीक हुए हैं। जो प्रश्न पत्र हैं वो तो वायरल हो गए थे, और वहां पर बिक्री हो रही थी लोगों को, लाखों में ये तो बिक रहे थे। एसआईटी वहां पर भी लगाई गई, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। जो बड़ी मछली है वो तो हमेशा निकल जाती है वहां पर। ऐसे ही हुआ, आप जानते हैं गुजरात में ये एक मरकज बन गया है नशीली पदार्थों का। पोर्ट में आते हैं, व्यापार होता है, मुल्क के अलग हिस्सों में गुजरात से चले जाते हैं। क्यों है? गुजरात बना कैसे इस चीज का मरकज? वहां पर कानून व्यवस्था कैसी है, विधि व्यवस्था कैसी है? इतना ही नहीं, जो हूच ट्रेजेडी हुई, दुर्घटना हुई, 100 लोग वहां की जाने गई, उसका निष्कर्ष कुछ निकला नहीं, कोई जांच का कुछ निष्कर्ष निकला नहीं। वहां पर मैं जानता हूं कि वहां पर एक तरह से शराबबंदी है, लेकिन किस तरह से ये ऐसे हादसा होते रहते हैं आप बिल्कुल अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। कांग्रेस का जो कैंपेन है वो सकारात्मक रूप से, जबरदस्त रूप से वहां पर चल रहा है, सकारात्मक रूप से जारी है। और एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जो हुजूम, जो उत्साह, जो उमंग, जो लोग जो शामिल हो रहे हैं, रोज पे रोज कारवां बढ़ता जा रहा है, हम अपनी मंजिल के करीब आते जा रहे हैं। और ऐसी विषमताओं की, गैर बराबरी की, असमानता की बात हम कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अमन चैन की बात कर रहे हैं। गुजरात में भी हमारा जो कैंपेन है वो सकारात्मक है, ये मैं बताना चाहूंगा। हम गली गली जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, और ये उनको आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि जो हम करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। राजस्थान में जैसे हमने अर्बन मनरेगा लागू किया, वहां पर 800 करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है राजस्थान में, और 2.5 लाख जॉब कार्ड्स बढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि न्याय योजना छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। और इस तरह से अगर हमने गुजरात में वादे किए हैं
कि हम गुजरात की जो नौकरियां हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बंद कर देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वहां पर 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे, 300 रुपए यूनिट बिजली निशुल्क देंगे। अगर हम जो किसान भाई हैं 3 लाख रुपए के कर्जे माफ करेंगे तो हम ऐसा करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो अनुभव है, वो तजुर्बा है, हमने ऐसा किया है, वचन का पालन हमने किया है। ये राजस्थान में देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, हम यही गुजरात में करेंगे। गुजरात में जो ये व्यापक रूप से जो विषमताएं, जो खामियां, जो अक्षमता हम देख रहे हैं, ये सरकार की अयोग्यता जो देख रहे हैं, उसमें जरूर बदलाव लाएंगे। हमारी एक गुजरात में एक माइक्रो स्ट्रैटेजी है, जहां पर हम जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, नुक्कड़ सभाएं हैं, और इसी तरह से हमारा चुनावी प्रचार चल रहा है। मैं इसी बात को मैं अंग्रेजी में कह दूं, friends, Gujarat today is characterized by gross mismanagement, incompetence, and corruption. The Morbi incident highlighted something which was a very degraded form of cronyism, of capitalism, in which a precedence was given to sheer profiteering, nothing else. Everything else was compromised. People's lives were sacrificed. We want to ask this basic question: is where is the SIT report regarding that terrible, terrible tragedy? The High Court of Gujarat took suo motu cognizance of the matter 8 days back and asked the SIT to submit its report, its documents, the 14th of November. It hasn't done it so far. You know, this is SIT in Gujarat is a complete eyewash when it regards to any investigative matter. There have been SITs which have instituted for a number of cases there. They haven't reached any conclusion. We wonder why. The Gujarat model of development is an extreme failure. It is a corrupted model. It is a distorted and contorted model of development. The model of development is that you benefit a few industrialists and leave behind the rest. And that leads to a lot of inequity, a lot of social and economic disparity. This is the story of Gujarat. The Morbi tragically highlighted that story of cronyism, that a watchmaker is given the contract to make a large-scale engineering project. This happened in the ventilator scam as well during the COVID, if you remember very well, in which industrialist friends of the former chief minister was asked to make a ventilator, but what they came up with was a breathing machine. The High Court continuously, indicted the government of Gujarat for their mismanagement of COVID. That is a situation. Of course, the central government took acknowledgement of that fact and completely changed the government over there. They've changed the number of MLAs as well. It is an acknowledgement, but also an indictment of the central government and the state government as well. Not only that, there has been 22 paper leaks in Gujarat. 22 paper leaks. You know, the SIT has sat on them, but we don't know what has happened. There's been a Hoot tragedy in which people have died in a state which has prohibition. It has also become the center of drug trade. And one wonders why. Is it because there is so much of laxity when it comes to certain people, when the administration is concerned with regards to certain people? This is the story of Gujarat. Our campaign in Gujarat is a robust one, is a strong one. It is continuing. We have a number of promises, and the thing about our promises is that we do exactly what we say. We've done it in Rajasthan. We've instituted an urban MNREGA. An allocation has been made. There is a Nyay scheme in Chhattisgarh as well. So what we say, we do. We have promised jobs. We have promised loan waivers to farmers. There are 300 units of electricity which are free. We will do exactly what we say. Meanwhile, the Bharat Jodo Yatra is gaining from strength to strength. You know it.
This is the 69th day of the Bharat Jodo Yatra. In fact, I was in Bihar a couple of days back, and we were instituting or organizing the Bihar leg of the Bharat Jodo Yatra. So it is going on, not only the main yatra from Kanyakumari to Kashmir, but also in different states. We'll have their own yatras. Right. So that is going on from strength to strength. Our election campaign is a positive one. Of course, there is indictment of the government, but we are also kept our promises to the fore, which we hope, we know that we will fulfill those promises. Thank you very much. Any questions, please? जी गुजरात को लेकर बात कर लें। नहीं तो भरोसा कर रहे हैं तो आपने इतने सारे एमएलए हटा क्यों दिए? किस तरह का भरोसा है, किस तरह का विश्वास है? आपने तो पूरी सरकार हटा दी। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोविड के समय किस तरह की अयोग्यता सरकार ने दिखाई, किस तरह का प्रदर्शन हुआ। भाई अब जब गुजरात हाईकोर्ट ने उनको फटकारा बार बार कि ये क्या हो रहा है, तो आप जानते हैं कि गुजरात में किस तरह का हो रहा है। मोरबी जो दुर्घटना हुई वो किस चीज का परिणाम था, किस चीज का निष्कर्ष था? वो था कि वहां पर एक सांठगांठ है, एक तरह से एक समझौता है बड़े बड़े सियासतदानों और कारोबारियों के बीच में। ऐसा ही तो होता आ रहा है। वेंटिलेटर घोटाला हुआ क्यों? तो किस तरह की वो बात कर रहे हैं, किस तरह की उपलब्धियां और सफलताओं की बात कर रहे हैं, मैं तो जानता नहीं। दिल्ली के लोग जो कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके टिकट काटे गए हैं, जो आरोप लगा रहे हैं जिले प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, और ये आरोप लगा रहे हैं कि रात के रात जिनका लिस्ट में नाम था उनके नाम भी सुबह तक काट दिए गए। तो सर इस बारे में नहीं देखिए, नहीं तो चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। चुनाव जब भी आता है तो भाई दावेदार तो कई होते हैं। हाँ, सीट तो एक होती है, कई दावेदार होते हैं, ये हर पार्टी में होता है। और ऐसा जाहिर है कि जब एक ही को टिकट मिलेगा तो कुछ नाराज भी हो जाएंगे, कुछ डिसअपॉइंटेड भी हो जाएंगे। ये एक पुरानी एक प्रक्रिया है। देखिए, जब से चुनाव हुए हैं ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग उदास हो जाते हैं। चुनाव जब एक तरह से जब पूरी सूची आती है तो इसमें कोई नई बात नहीं है इसमें, और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। Well, every statement that comes from the BJP's media head is not to be taken seriously at all. I mean, the BJP media head has, degraded himself to such a level that he's more interested in critique than in actual praise of anything. As far as the Prime Minister is concerned, well, he's the Prime Minister of India. You've taken, you're heading the G20 at the moment. Respect given to the Prime Minister is respect given to India. But I must say, as far as the logo is concerned, we know the logo of the G20. That was a sheer blatant attempt to completely internationalize the logo of the BJP, right? So the plan of the BJP, of course, we know is that one logo, one government in power, one civil code, one diet, one set of clothes. There is a certain uniformity that the BJP wants. So as far as the logo is concerned, we know exactly what it is. The respect given to the Prime Minister is also the respect given to India. We have no qualms with that. I do refuse to comment on anything that is coming out of the media head of the BJP, sir.